क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं पहले क्या कहता है। मिस्टर अनिल ए ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑन 31 मार्च हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टूड एज फॉलोज। तो आपको एक प्रकार से ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है। ट्रेड क्रेडिटर है, बीपी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है द फॉलोइंग वाज द समरी ऑफ कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। तो इस साल की उसने हमको कैश बुक की समरी दे रखी है। कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, ये कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद कैश सेल्स, रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड डेटर, रिसिप्ट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद पेमेंट्स में पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू बीपी, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ड्राइंग्स, कैश इन हैंड और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। तो इसमें कोई डरावना आइटम तो नहीं लग रहा, सारे आइटम्स नॉर्मल है। फिर कह रहे हैं डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स एंड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपी 36,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड है 36,000 रुपये और डिस्काउंट रिसीव्ड है 28,000 रुपये। बिल्स एंडोर्स्ड अमाउंटेड टू रुपी 15,000। 15,000 रुपये के आपने बिल एंडोर्स कर दिए। इसकी जर्नल एंट्री एक बार बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक। फिर उसके बाद लिखा है एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 6,000 वॉज पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त फॉर द रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। हम हर साल 6,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं 1 अगस्त को। तो इसका मतलब हम हर साल ही 1 अगस्त को पे कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से मार्च तक चलता है और हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं प्रीमियम 1 अगस्त को और वो एनुअल पे कर देते हैं 1 साल का। तो इसका मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो इसी साल का है। लेकिन इसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का इसका मतलब आप प्रीपेड करते हो, यही होगा। तो इसका मतलब 4 महीने का आप इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड कर देते हो। तो अब एक बार ये चेक करते हैं कि पिछले साल भी हुआ होगा फिर तो ये, क्योंकि हर साल हम ऐसे ही पे कर रहे हैं। तो अगर आप पिछले साल की बैलेंस शीट देखोगे तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आपको प्रीपेड इंश्योरेंस देखो एसेट साइड पे नज़र आ रहा है। और अगर क्रॉस टैली भी करोगे तो 6,000 रुपये आप हर साल का पे करते हो और 4 महीने का प्रीपेड है। तो कितना आ गया? 2,000 आ गया ना। तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में भी प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 नज़र आ रहा है, क्रॉस टैली हो गया। तो दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 2,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस रहेगा इस कंपनी का, मतलब इस आदमी का। फिर उसके बाद लिखा है फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स वर सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन एट 15%। ठीक है। फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग पर 15% डेप्रीसिएशन हम लगा देंगे WDV मेथड के हिसाब से। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट द फॉलोइंग बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च। कुछ और बैलेंसेज उसने ऑलरेडी दे रखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ट्रेड डेटर हो गया, बीआर हो गया, बीपी हो गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया लाइबिलिटीज़ में। उसके बाद लिखा है द ट्रेडर मेंटेन्ड ए स्टडी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 10% ऑन सेल्स। तो ट्रेडर जो है वो 10% सेल पर यानी जीपी कमाता है, ये गिवन है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। बाकी इसके अलावा वर्किंग में क्या क्या प्रिपेयर करेंगे हम? एक तो डेटर अकाउंट, एक बीआर अकाउंट, एक बीपी अकाउंट और क्रेडिटर भी कर ही लेंगे क्योंकि उससे कुछ एंडोर्स कर रहे हैं। क्रेडिटर अकाउंट 4। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट करनी नहीं क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। और नंबर 5 कैश बुक करनी है। कर क्यों लेंगे, गिवन है। कैश बुक तो ऑलरेडी गिवन है ना भाई, रिसिप्ट दे दी, पूरी पेमेंट दे दी, तो आप कैश अकाउंट बनाओगे ही क्यों? और भी जो नीचे डिटेल है उसमें कोई कैश वाली है ही नहीं।
भाई जब उसने कैश बुक खुद ही दे रखा है, और देखो कैश बुक में हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस भी है और ओपनिंग भी है, तो उसने कैश अकाउंट तो ऑलरेडी दे दिया ना आपको, तो इसमें वर्किंग में आपको कैश अकाउंट बनाना ही नहीं है। तो अभी तक 4 ही वर्किंग तक पहुंचे हम, बस मेरे ख्याल से 4 ही वर्किंग में हो जाएगा काम। ओके चलो, तो आओ फिर बनाते हैं ढांचे। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, और कौन कौन से खाते, डेटर और BR, ये इकट्ठे बना लेते हैं, और क्रेडिटर और BP ये इकट्ठे बना लेते हैं। बाकी कुछ और होगा तो देख लेंगे, बनाने की आवश्यकता लगी तो बना लेंगे। तो 3 मेन ढांचे हो गए सॉल्यूशन के, और बाकी वर्किंग नोट में 4 ढांचे हो गए। ठीक है, स्टॉप वॉच लगा लो, मैंने तो लगा ली, 1 मिनट हो गया। तो अब एग्ज़ाम के हिसाब से करना है तो तेज़ तेज़ करेंगे थोड़ा, ठीक है, फास्ट। चलो तो करते हैं पोस्टिंग। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट से शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में हमको ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस लिख लो 580। उसके बाद दे रखा है हमको ओपनिंग लाइबिलिटीज़ में, ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल का भी ओपनिंग बैलेंस लिख लो 125। बाकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस अकाउंट भी बना लेते हैं चलो, क्योंकि एक्सपेंस के बारे में कुछ कह रहा था, एक छोटा सा एक्सपेंस अकाउंट भी बना लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी ओपनिंग बैलेंस लिख ही लो 45,000। लाइबिलिटी है ना, तो एक एक्सपेंस अकाउंट भी बना ही लेते हैं क्योंकि कुछ उसके बारे में कह रहा था। बाकी कैपिटल अकाउंट जो है वो कहाँ लिखोगे आप, बैलेंस शीट में अंदर की तरफ लिख लो 250। फिर उसके बाद एसेट साइड में दे रखा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1 लाख, वो कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में अंदर की साइड। फिर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, वो कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग में 610। फिर दे रखा है डेटर्स 148, वो कहाँ लिखोगे, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 148। फिर दे रखा है BR, वो कहाँ लिखोगे, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 60। अभी आ जाएगा। उसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बैलेंस शीट में अभी करा था ना डिस्कस कि भाई क्लोजिंग में भी आपका 2000 रुपये प्रीपेड होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। और कैश इन हैंड ओपनिंग वो छोड़ो, वो तो दे ही रखा है उसने, कैश अकाउंट तो दे ही रखा है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट पोस्ट हो गई। अब दिया है उसने फॉलोइंग वाज द समरी ऑफ कैश बुक, तो वो रिसिप्ट साइड से पोस्ट करते हैं, आ जाओ। ओपनिंग कैश तो छोड़ दो, कैश सेल्स कहाँ लिखे, कैश अकाउंट में तो डेबिट है ही है, बस ट्रेडिंग में और लिख लो। भाई कैश अकाउंट में तो डेबिट है ही ना ऑलरेडी, उसमें अकाउंट तो दे ही रखा है। क्रेडिट सेल्स आएगी तो लिख लूंगा यहाँ पे क्रेडिट सेल्स नीचे, जब आएगी तो, अभी तो पता ही नहीं, तो जब आएगी तो लिख लेंगे।
अच्छा, अगला आइटम है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 15/10, कहाँ लिखें? डेटर अकाउंट के क्रेडिट में 15/10। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम BR कहाँ लिखें? BR अकाउंट के क्रेडिट साइड में 3/40। यहां तक ओके है, बिल्कुल कंफर्टेबल। अच्छा, अब पेमेंट्स में आ जाते हैं। पेमेंट्स में है पेमेंट टू क्रेडिटर, कहाँ लिखें? क्रेडिटर के डेबिट में 7507। पेमेंट टू BP बिल्स पेबल के डेबिट में 8/15। सन्ड्री एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस खाता बना ही रखा है अपन ने, है ना? तो एक्सपेंस के डेबिट में 2 कैश 6/20/700। ड्राइंग्स कहाँ लिखें? कैपिटल से माइनस 2/40। उसके बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस शीट में 127,300। ठीक है, पोस्टिंग सारी। अब नीचे की अंग्रेजी पढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 36,000, कहाँ कहाँ लिखें? डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड 36,000 और दूसरा PNL के डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड 36,000। फिर उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड 28,000, कहाँ कहाँ लिखें? PNL के क्रेडिट साइड और क्रेडिटर के डेबिट साइड 28,000। उसके बाद नेक्स्ट बिल्स एंडोर्स्ड 15,000, आपने एंट्री बताई थी क्रेडिटर टू BR, तो क्रेडिटर में डेबिट साइड 15,000 और BR में क्रेडिट साइड 15,000। तो ओके, सही चल रहा है मामला। फिर अगला है इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने 6,000 पे करा था, जिसमें ये वो कहानी थी, तो 2,000 प्रीपेड हो गया था। तो 2,000 प्रीपेड हमने बैलेंस शीट में तो पहले ही लिख लिया। अब PNL में खर्चा कितना लिखोगे इंश्योरेंस का? 6,000। उसके बाद फिक्चर्स एंड फिटिंग्स फर्नीचर को 15% डेप्रीशिएट करना है WDV मेथड के हिसाब से। तो कितना है फर्नीचर? ₹1,00,000 का, तो 15% 15,000। तो PNL में डेबिट साइड और फर्नीचर में से माइनस, तो फर्नीचर आ गया 85। फिर कह रहा है हमने आपको और भी चीज़ें बताई हैं। क्लोजिंग स्टॉक 650, कहाँ कहाँ लिखें? एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में एसेट क्रेडिट साइड 650। उसके बाद जी ट्रेड डेटर 152, कहाँ कहाँ लिखें? ठीक है, तो एक तो बैलेंस शीट में और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, तो 152 और डेटर में बैलेंस CD 152। फिर उसके बाद कह रहा है BR का बैलेंस है 75, तो कहाँ कहाँ लिखें? BR का क्लोजिंग बैलेंस 75 और बैलेंस शीट में एसेट साइड 75। उसके बाद BP का बैलेंस कह रहा है 1,40,000 क्लोजिंग, कहाँ कहाँ लिखें?
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और बीपी का क्लोजिंग बैलेंस लिख दो CD 1,40,000। उसके बाद लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ कहाँ लिखें? एक्सपेंस अकाउंट में बैलेंस CD 5,000 और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000। ओके चल रहा है मामला? बस खत्म हो गया सवाल। अब उसने लास्ट में कहा है कि हमारा GP 10% ऑन सेल है, तो अब सेल जब निकलेगी तो निकाल लेंगे। अभी सेल बची हुई है, क्रेडिट सेल पता नहीं है फिलहाल। चलो तो अब खातेगिरी कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं खाते। आ जाओ, बस हो गया, पोस्टिंग सारी कर ली, मेन काम हो गया। तो कहाँ से क्लोज करें? BR अकाउंट से क्लोज कर देते हैं पहले। तो BR अकाउंट में डेबिट साइड में कितना बच रहा है? 370 370, हाँ बैलेंस 370। तो ये क्या होगा? नए बिल मिले हैं भाई, BR बढ़ रहा है तो क्या एंट्री हो रही होगी? BR डेबिट टू डेटर, बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब हमें BR मिले हैं तो ऑब्वियसली किससे मिले हैं? डेटर से मिले हैं, तो BR डेबिट टू डेटर। तो अब इसकी पोस्टिंग कहाँ चली जाएगी? डेटर में बाय BR 370। तो इसीलिए हमेशा पहले BR अकाउंट क्लोज करते हैं। अगर कोई बच्चा मान लो पहले डेटर अकाउंट क्लोज करता तो उसकी क्रेडिट सेल पहले निकल जाती, तो गड़बड़ होता है। तो इसीलिए हमेशा पहले BR अकाउंट क्लोज करते हैं, क्योंकि हो सकता है BR से ये पता लगे कि डेटर से हमें कितना मिल रहा है। अच्छा, अब डेटर अकाउंट भी क्लोज कर दो, तो क्या बैलेंस बचेगा? फिर आपको क्रेडिट सेल पता लग जाएगी। बीस 67 में से एक 19-20, हाँ 19-20, तो 19,20,000। तो ये क्रेडिट सेल पता लग गई आपको 19,20,000। तो अब इसको वहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि हमें याद रहे, भूल ना जाए हम। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं लिख लेता हूँ 19,20,000। और एक बार लगे हाथ दोनों सेल्स ऐड करना, कैश और क्रेडिट वाली। तो मेरे ख्याल से 93 लाख हो रही है, 93 लाख है ना। तो 93 लाख का 10% बता दो। 93 लाख का 10% 9,30,000। तो GP में मैं 9,30,000 लिख सकता हूँ। तो GP में मैं 9,30,000 लिख सकता हूँ। तो अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इससे आपको क्या बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी? परचेज। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो तो आपको परचेज पता लग जाएगी। GP समझ आ गया कैसे निकला? सेल्स का 10%। तो माइनस कर दो एक बार, 930 में से 8410, मतलब 84,10,000। ठीक है, तो ये हमें परचेज पता लग गई। अच्छा, अब ये परचेज के अंदर ऑब्वियसली कैश और क्रेडिट दोनों ही होंगी। इस परचेज के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों ही होंगी, है ना। अब कैश परचेज जो होगी वो ऑब्वियसली आपको कैश अकाउंट के पेमेंट साइड पे दे रखी होगी। आपको अगर कोई कैश परचेज आपने करी है तो वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में नजर आनी चाहिए। तो अब आप चेक करो क्या पेमेंट साइड में कोई परचेज नाम से है? नहीं है, तो इसका मतलब कैश परचेज जीरो हो गई। तो दैट मीन्स ये सारी की सारी 84,10,000 की परचेज कौन सी है? क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज पता लग गया 84,10,000। तो 84,10,000 क्रेडिट परचेज कहाँ जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट में। वेरी गुड। तो क्रेडिटर अकाउंट में अब हम ले चलते हैं क्रेडिट परचेज 84,10,000।
क्लियर हो गया? चलो फिर उसके बाद अब कौन सा खाता क्लोज करें, बीपी या पहले क्रेडिटर क्लोज करें? नहीं, क्रेडिटर नहीं कर सकते, ये पहले बीपी करना चाहिए, क्योंकि बीपी और क्रेडिटर का फिर लिंक होगा, फिर गड़बड़ होगी नहीं तो पहले हमेशा इसलिए बीपी क्लोज कर दो। तो बीपी में बैलेंस क्या बच रहा है? बीपी में 8,30,000, ठीक है, क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब हमने और बीपी एक्सेप्ट करें तो क्या एंट्री हो रही होगी? वेरी गुड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, है ना, जिसका मतलब हमने क्रेडिटर से और ज़्यादा बीपी एक्सेप्ट कर लिए, ये इस बात का प्रमाण है बाय क्रेडिटर। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि क्रेडिटर के डेबिट में हमको लिखना है टू बीपी 8,30,000। तो इसीलिए हमेशा पहले बीपी क्लोज करते हैं फिर क्रेडिटर। तो अब आप क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो, जो भी बच रहा होगा। अच्छा, इधर बचेगा, तो क्रेडिटर का टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा जी? 8990 में से ये 6,10,000, ठीक है, 6,10,000। तो अब ये क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। तो 6,10,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिख लेते हैं, क्रेडिटर 6,10,000। तो और वर्किंग में कौन सा खाता? ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, बस बच गया एक्सपेंस अकाउंट। तो एक्सपेंस अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। एक्सपेंस अकाउंट में क्या बैलेंस बचेगा? 580,700, ठीक है। तो ये क्या होगा? बाय पीएनएल, क्योंकि खर्चा है ना, तो इसका मतलब पीएनएल में आप कितना खर्चा ट्रांसफर करोगे? 5,80,700। तो ये खर्चा ट्रांसफर कर देते हैं 5,80,700। तो पीएनएल में डेबिट साइड पे लिख लो खर्चा 5,80,700। चलो, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो निकाल ही लिया था। पीएनएल में जीपी लिख लेते हैं 930 और 28 हो गया 958। तो 958 में से ये सब माइनस कर दो, 36 माइनस 15 माइनस 3,335 300, ठीक है, 40, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है माइनस करके। $320 300। तो इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ले चलें? कैपिटल में जोड़ लेते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट 320 300। तो एक बार बस 1 मिनट के लिए सवाल पे जो, हाँ ठीक है, तो सारे खाते क्लोज हो गए वर्किंग के, ठीक है। चलो अब आप टोटल करके देखो। तो दोनों साइड का टोटल कर लो, मैं भी कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो कितना आएगा? 10,91,300। तो लाइबिलिटी साइड में 6,000 रुपये हमारे कम आ रहे हैं, राइट? ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आइए, तो 6,000 का एक ही आइटम है, इसमें लिखा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 6,000 वॉज पेड, यानी कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 6,000 रुपये।
तो अगर हमने खर्चा पे करा है तो कैश अकाउंट में ये 6000 पेमेंट्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, राइट। अब एक बार पेमेंट साइड देखते हैं कैश अकाउंट की, तो आपको यहां पर कहीं 6000 की पेमेंट नजर नहीं आ रही। इसका मतलब थोड़ा सा इसमें एक चीतापना हो रखा है, वो ये हो रखा है या हो रखा होगा ऑब्वियसली कि ये जो 6000 रुपए की इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की फिगर है ये इसी के अंदर इंक्लूडेड होगी। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कंपनी 6000 पे कर रही है और ये पेमेंट कैश में नजर ही ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब होगी तो है, पेमेंट में कहीं तो होगी। अब वो 6000 कहां घुसी हुई होगी ये सोचना है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर में तो होगी नहीं, पेमेंट टू बीपी में भी नहीं होगी। तो दैट मीन्स ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड की फिगर उसने दे रखी है 6,20,700, ये टेक्निकली 6,14,700 होनी चाहिए और अलग से एक इंश्योरेंस पेड के नाम से इन्हें 6000 देना चाहिए, तो बात सही हो जाती। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने पूरा ही दे दिया 620,700। क्लियर हो गया पॉइंट? पहले आपको समझ आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ठीक है। तो अब हमने ये 6000 तो पोस्ट कर ही लिया था खर्चे में। अब जिस फिगर को हम 6,20,700 लेकर सॉल्व कर रहे थे, एक बार 6,20,700 पर आ रहा हूं, यानी हमने एक्सपेंस अकाउंट बनाया था और उसमें हमने लिख रखा है कि पेमेंट कर दी 6,20,700। तो इसमें तो इंश्योरेंस प्रीमियम की भी पेमेंट इंक्लूडेड है वो रखी है। तो कायदे से ये पेमेंट अगर मैं ठीक करके लिखूं कि खाली इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम ना लिखूं, तो ये पेमेंट सिर्फ कितनी लिखनी चाहिए? 6,14,700 ये लिखनी चाहिए कायदे से। ये है पॉइंट। अब देखना पूरा प्रभाव देखना, जैसे ही मैं ये 6,14,700 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये बाय पीएनएल की फिगर बन जाएगी 574,700, ये बन जाएगी। और जैसे ही ये 574,700 की फिगर बनी तो मेरा सन्ड्री एक्सपेंस जो अब डेबिट हो रहा है वो भी कितना आना शुरू हो जाएगा? 574,700 ऐसा आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने खर्चा 6000 रुपए से कम करा तो मेरा प्रॉफिट 6000 से बढ़ जाएगा 3,26,300। और जैसे ही मेरा नेट प्रॉफिट 6000 से बढ़ गया 3,26,300, तो आपका जो लायबिलिटी 6000 रुपए कम आ रहा था वो अब मैच कर जाएगा। ठीक है ना? अब एक बार मैं किताब वालों का भी सॉल्यूशन चेक करूंगा, पर मैं उसमें श्योर हूं 100%। उन्होंने क्या कर रखा होगा, आप ध्यान से सुनना, उन्होंने इंश्योरेंस 6000 अलग खर्चा और सन्ड्री एक्सपेंस 574,700 अलग खर्चा नहीं दिखा रखा होगा उन्होंने, क्योंकि इंश्योरेंस के 6000 को उसी में मर्ज कर रखा है पेमेंट को। तो उन्होंने इन दोनों को इकट्ठे ही 580,700 दिखा रखा होगा, पक्की बात है, क्योंकि इन्होंने तो इंश्योरेंस प्रीमियम के 6000 को भी इसी के अंदर ले रखा है ना पेमेंट्स में। जबकि हमने क्या कर दिया, हमने डुप्लीकेशन कर दिया था। पहले हमने 6000 अलग भी लिख लिया और इधर भी 6,20,700 लिखा। तो हमको अलग करना चाहिए था, तो थोड़ा सा हमने ही अपने आप को रेक्टिफाई कर लिया। तो हमारी फिगर्स फिर 6000 इंश्योरेंस की और 574,700 एक्सपेंसेस की आ जाएंगी। तो अगर आप किताब का आंसर चेक करोगे तो आपको उसमें ये एक ही कंबाइंड फिगर दिख रही होगी शायद 5,80,700, है ना? और उनका इंश्योरेंस 6000 अलग से खर्चे में नहीं आ रहा होगा। तो वो भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। तो हमको टेक्निकली पता होना चाहिए कि गलती हुई कैसे और कहां हुई। तो क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से? तो बस आप ये फिगर्स ऐसे ही करेक्ट कर लेना तो आपको याद भी रहेगा। तो आप इसी फिगर को 6,14,700 कर लेना, तो ऑटोमेटिकली पीएनएल की फिगर बन जाएगी हमारी 574,700 और फिर हमारे पीएनएल में भी आ जाएगा 574,700। इंश्योरेंस हम अलग से 6000 खर्चा दिखा ही रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 326,300 और फिर हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड टैली कर जाएगी 10,91,300। ठीक है, राइट? मैच्ड। तो अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का। ए कंपनी सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस।
तो इसका मतलब कंपनी जो है वो अपना कितना परसेंट सामान कैश में बेचती है, 20%, है ना, और 80% इसका मतलब वो बेचती है उधार पे। डेटर्स आर अलाउड 1.5 months क्रेडिट। हम डेटर्स को कहते हैं भाई हम आपको ना 1.5 महीने का समय देंगे, तो आज हमने आपको अगर सामान बेचा तो हम आपसे 1.5 महीने बाद पैसे लेंगे। एंड देयर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2001, उनका बैलेंस 31 मार्च 2001 को है 1,25,000 रुपए, ठीक है। एज्यूम दैट द सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, कह रहा है आप ये मान लो कि सेल हर महीने बराबर की होती है, ये मान लो। कैलकुलेट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। तो आपको पूरे साल की सेल बतानी है कि पूरे साल की सेल कितनी है, टोटल वाली भी, और पूरे साल की सेल बतानी है क्रेडिट वाली भी। चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्लास 12th से निकाल के इन्होंने दे दिया किताब में, तो मैं आपको करवा देता हूँ। तो लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन। तो इसमें लिखो भाई, आप ये देखो कि आपके उसने डेटर का आपको बैलेंस बता रखा है ना, 31 मार्च 2001 का कितने रुपए, 1,25,000 रुपए। तो आप ये सोचो सिंपली कि मैं कोई भी सेल करूंगा, अगर मान लो मैंने आज कोई सेल करी होगी उधार पे, तो 1.5 महीने बाद मुझे इतने रुपए लेने होंगे, 1,25,000। फिर मान लो मैं कभी भी सेल करूंगा तो 1.5 महीने का समय देता हूं ना मैं अपने डेटर को, तो इसका मतलब 1.5 महीने की सेल अगर मैं ऐसे मान लूं थोड़ी देर के लिए कि 1.5 महीने की सेल्स जो है वो 1,25,000 है अगर, तो आप ये निकाल सकते हो कि पूरे 12 माह की कितनी होगी, ये निकाल सकते हैं हम। तो बस इसमें यही एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आप क्रेडिट सेल्स कैसे निकाल सकते हो, कि आपको बस ये पता है कि 1.5 महीने की फिगर है 1,25,000, तो फिर पूरे 12 महीने की क्या फिगर होगी, बस ये फॉर्मूला लगाना है। तो अगर 1,25,000 1.5 महीने की सेल है तो 12 महीनों की सेल क्या होगी, 10 लाख। तो ये आपकी क्रेडिट सेल्स का आंसर आ गया, बस छोटा। तो इसमें बस ये, तो ये आप लिख लो। तो आपकी इसका मतलब क्रेडिट सेल्स आ गई 10 लाख। और अब आप टोटल सेल्स भी निकाल सकते हो। क्रेडिट सेल्स 80% होती हैं हमारे टोटल सेल्स की, तो इसका मतलब टोटल सेल्स कितनी हुई होगी, 12,50,000। तो ये आ गई हमारी टोटल सेल्स। तो एक छोटा सा 4 नंबरी क्वेश्चन था मिसलीनियस, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले बाय चांस तो ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो क्रेडिट सेल आ गई 10 लाख और टोटल सेल्स आ गई 12,50,000। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, एक बार आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द रिटेल बिजनेस ऑफ श्रीनिवास एज एट 31 दिसंबर 2001। तो उनकी एक ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल है, लाइबिलिटीज फॉर गुड है, रेंट दे रखा है लाइबिलिटीज में, तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग ही होगा। उसके बाद एसेट में फर्नीचर है, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। फिर उसके बाद दे रखा है यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और क्या जानकारी दे रखी है, श्रीनिवास सेल्स हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो ये आपको एक जीपी रेशियो पता चल गया। द गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट कस्टमर्स पे बाय चेक्स ओनली। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, आपको पता चला कि उधार पर जो सेल हम करते हैं उसका पैसा हमारे बैंक में ही आता है, कैश में नहीं आता, मतलब ये कैश एट बैंक में ही आएगा सेल करने से पैसा। फिर थर्ड, पेमेंट फॉर परचेजेज आर ऑलवेज मेड बाय चेक्स, जो हम परचेज करते हैं उधार पे उसकी पेमेंट भी हम बैंक से ही करेंगे। तो ये पता चल गया दोनों पॉइंटों से, ठीक है, ओके। फोर्थ,
इट इज द प्रैक्टिस ऑफ श्री श्रीनिवास टू सेंड टू द बैंक एवरी वीकेंड द कलेक्शन ऑफ द वीक आफ्टर पेइंग एवरी वीक सैलरी ऑफ 300 टू द क्लर्क, सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ 50 एंड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ 100। तो अब देखो श्रीनिवास ने क्या प्रैक्टिस बना रखी है कि भाई मेरा वीकली जो भी कलेक्शन होगा, मतलब जो भी मेरे पास कैश इकट्ठा होगा, हर हफ्ते जो भी कैश इकट्ठा होगा, उसमें से पहले मैं 300 रुपये तो सैलरी क्लर्क को दे दूंगा, ठीक है, 50 रुपये के सन्ड्री खर्चे कर दूंगा, ठीक है, 100 रुपये के पर्सनल खर्चे कर दूंगा, ठीक है, और फिर जितना बच गया, जितने पैसे बच गए वो कहाँ जमा करवा दूंगा, वो मैं बैंक में जमा करवा दूंगा। तो मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो जितने रुपए बचेंगे वो कैश में से कम हो जाएंगे और वो बैंक में चले जाएंगे। तो ये श्रीनिवासन ने नियम बना रखा है हर हफ्ते का, एवरी वीकेंड। तो समझ आ गया वो क्या कह रहा है। द एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक फॉर 13 हफ्ते। तो ये क्वेश्चन जो है ये 13 हफ्तों का है। तो ये क्वेश्चन पूरे साल का नहीं है, ये 52 हफ्तों का नहीं है, ये 13 हफ्तों का है। तो अब एक बार सैलरी बताना जरा, 300 रुपए पर हफ्ते की है, तो ये भी आप इंटू 13 करना। हाँ, सन्ड्री एक्सपेंस 50 रुपए पर हफ्ता है, तो ये भी इंटू 13 करना। हाँ, पर्सनल एक्सपेंस भी 100 रुपए पर हफ्ते का है, तो 13 करना। मतलब ये बेसिकली 13 हफ्तों का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है, पासबुक से क्या पता चला, कह रहा है हमने पेमेंट करी क्रेडिटर को, चलो ठीक है, हमने रेंट पे करा, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,25,000 इंक्लूड 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो मैं इस 1,25,000 को अलग अलग कर देता हूं। मतलब हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, 30,000 तो करवाए जो डेटर से मिले, तो दैट मीन्स बचे हुए 95 हमने अलग से जमा करवाए। फिर कह रहे हैं द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च। क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। ऑन इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2002, अब शाम वाले दिन 31 मार्च को, द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश इन कैश बॉक्स। तो जो हमारा कैशियर है मुंशी, वो गल्ले से नकद लेके भाग गया, चोरी करके भाग गया। देयर वॉज नो कैश डिपॉजिट इन द वीक एंडेड ऑन दैट डेट। तो इसीलिए ऑब्वियसली कोई भी कैश डिपॉजिट हो नहीं पाया। तो अब देखो इस लाइन से ये पता लग रहा है कि जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट में हमारा बैलेंस जो है ना वो क्रेडिट साइड बचेगा, और वो क्रेडिट साइड हमें ये बता देगा कि कितने रुपए जो 31 मार्च वाले दिन शाम को बैलेंस बच रहा था वो कैशियर चोरी करके भागा है। तो हम जब इसमें कैश अकाउंट बनाएंगे तो हमारा बैलेंस हमें पता लगेगा क्रेडिट साइड पर कि कितने रुपए बच रहे हैं। तो दैट मीन्स उतने रुपए की चोरी हो गई है जो कैशियर ने कर दी है, और उतने रुपए फिर आप कहां पर भी लिख दोगे, डेबिट साइड इन P&L, क्योंकि वो नुकसान हो गया। फिर वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ कैश डिफ्लिकेटेड बाय द कैशियर। कह रहा है एक स्टेटमेंट बना के शो करो कि कितने रुपए की चोरी हुई। ठीक है, चलो वो मैं आपको बता दूंगा अलग से स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बनाना है। एंड ऑल्सो अ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आप तो अपना मेन काम शुरू करो, आपको बनाना है एक तरह से P&L के लिए ऑब्वियसली आप ट्रेडिंग भी बनाओगे ही, और बैलेंस शीट। तो अपना स्टॉप वॉच लगा के शुरू करना ताकि टाइम को नोटिस करते रहें। फिर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट सारे इसमें समझ आ गए पॉइंट्स। तो एक बार वर्किंग बताओ, इसमें कौन कौन सी वर्किंग करोगे आप। इसमें एक तो क्रेडिटर अकाउंट बना लेना, डेटर अकाउंट बना लेना, कैश अकाउंट बना लेना और बैंक अकाउंट बना लेना, बस। तो 4 अकाउंट में हो जाएगा। चलो ठीक है, तो शुरू करो फिर डिस्कस करते हैं। चलो तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपने ट्रेडिंग अकाउंट जो सबसे पहले बनाया उसके अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट यही आ रहा है 30,250। इसके लिए ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज आपने निकाली क्रेडिटर अकाउंट से, राइट, ठीक है, और आपकी क्रेडिट सेल आई 35,000 डेटर अकाउंट से, ठीक है, और आपका सेल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। तो ग्रॉस प्रॉफिट तक ओके है, सही है सबका। फिर उसके बाद आपका P&L अकाउंट में सैलरी आ गया, रेंट आ गया, सन्ड्री एक्सपेंस आ गया। रेंट आपने 3,000 ही लिखा हो, ठीक है,
और आपका लॉस, चलो अभी थोड़ी देर में आता हूँ कहाँ से आया होगा। तो नेट प्रॉफिट आपका वैसे यही आ रहा है 5300। ठीक, अच्छा अब इसमें आपने कैश अकाउंट जो है वो मैं यहाँ पे एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो बनाया होगा। तो कैश अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा, 2000। कैश सेल्स कितनी लिखी, 1,16,250। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड में हमने क्या क्या पेमेंट करी, सैलरी 3900, सन्ड्री एक्सपेंस 650 और ड्राइंग्स 1300। और एक कॉन्ट्रा एंट्री उसने लिखा था ना कि हमने जो मार्क करा था कि 95,000 उसने बैंक में पैसे जमा करवाए बाय बैंक 95,000। ठीक, तो यही बना आपका कैश अकाउंट। तो इससे आपका बैलेंस एक बच रहा होगा इधर 17,400। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो अमाउंट है जो चोरी हुआ। तो कैश अकाउंट ओके, क्लियर सबको? ठीक है, तो ये वो चोरी जो है ये हमने निकाल ली जो यहां पर पीएनएल में डेबिट में आ रही है। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद बैलेंस शीट भी आपने बना ली। तो बैलेंस शीट का टोटल यही आ रहा है 140,500 दोनों साइड्स का। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो परफेक्ट। बाकी एक स्टेटमेंट उसने कहा था कि मुझे ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाओ कि ये जो लॉस निकाला है आपने ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाओ, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखो कि हमने ये निकाला कैसे, तो हमने डेबिट साइड में जहां से हमारे पास कैश आ रहा है और क्रेडिट साइड में जहां से हमारे पास कैश जा रहा है जहां से, तो अगर हम इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहें तो डेबिट साइड की चीज़ों को मैं ऐड कर लूँ और क्रेडिट साइड की चीज़ों को सबको माइनस कर लूँ तो आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली स्टेटमेंट जो होता है, ये देखो ये रहा सॉल्यूशन, एग्जाम में हमको ऐसे स्टेटमेंट बना के शो करना है। तो अगर आप देखो तो इसमें ओपनिंग बैलेंस आ गया कैश का 2000 और इसके अंदर कैश सेल्स ऐड हो गई 1,16,250 और इसमें डिडक्ट कर दिया सैलरी को, डिडक्ट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस को, डिडक्ट कर दिया ड्राइंग को, डिडक्ट कर दिए 95,000 वो कॉन्ट्रा एंट्री के। तो माइनस करके वो कह रहे हैं देखो इसका मतलब कैशियर 17,400 रुपए चोरी करके भाग गया। तो समझ आ गया ना, कैश अकाउंट को ही वर्टिकल बना दिया तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में बन जाएगा। तो ओके हो गया बिल्कुल, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, परफेक्ट। तो बस आप होमवर्क में मार्क कर लो। अब आपके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, वो वैसे 2 की तरह है सेम, इसमें भी चोरी हो रही है। बाकी 2 हमने कर ही लिया और 1 भी हमने कर ही लिया। ठीक है, और इलस्ट्रेशंस भी आई गेस 9 तक हमारे सारे डिस्कस्ड और हो चुके थे इंक्लूडिंग होमवर्क। चलो ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी बच रहा होगा तो वो आप कंप्लीट करना, फिर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करते हैं। कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे।